जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, तो एक नाम, बस एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, संविधान के शिल्पकार। यही कहते हैं हम उन्हें। पर कभी सोचा है कि संविधान बनाने वाली सभा में तो सैकड़ों लोग थे, सब एक से बढ़कर एक। तो फिर ये इतना बड़ा सम्मान, ये सारा श्रेय सिर्फ एक ही इंसान को क्यों दिया जाता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस बड़े सवाल को उठाएंगे जो सबके मन में है। फिर देखेंगे कि ये काम असल में कितना मुश्किल और विशाल था। इसके बाद समझेंगे कि अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का रोल क्या था, उनके सबसे बड़े योगदान क्या रहे, और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ठोस नतीजे पर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जड़ से ही शुरू करते हैं। और जड़ है वो उपाधि, संविधान का शिल्पकार। सुनने में ये सिर्फ एक टाइटल लगता है ना, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बयान है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने बचपन से अपनी किताबों में पढ़ी है, सुनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कौन? जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये टाइटल उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है, इतना ज्यादा कि हम कभी रुककर सोचते भी नहीं, बस मान लेते हैं। और बस ठीक इसी पॉइंट पर आके कहानी का सबसे मजेदार सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, संविधान सभा कोई एक आदमी की कमेटी तो थी नहीं, इसमें सैकड़ों सदस्य थे और सब के सब अपने अपने फील्ड के धुरंधर। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर में ऐसा क्या था, क्या खास बात थी कि इतिहास ने यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिया? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर के माहौल को समझना होगा। सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसके लिए संविधान बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था। ये तो एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को, उसके सपनों को कागज पर उकेरने जैसा था। जरा कल्पना करके देखिए, सदियों की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली है। अब आगे का रास्ता क्या होगा, देश कैसे चलेगा, ये सब तय करने की जिम्मेदारी कुछ गिने चुने लोगों के कंधों पर आ गई। और इसीलिए बनाई गई संविधान सभा, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था एक ऐसी किताब लिखना जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए भारत की नींव बने। और जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। इसमें थे कुल 379 सदस्य, 379। सोचिए, 379 अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच, और सबको मिलकर एक किताब लिखनी थी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक बात जो इस सभा को और भी खास बनाती है, वो ये कि उस जमाने में भी इन सदस्यों के बीच 15 महिलाएं शामिल थीं। 15! ये उस वक्त के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी कदम था, और ये दिखाता है कि हमारे देश की नींव रखने वाले लोग कितने आगे की सोचते थे। अब सवाल ये है कि 379 लोगों के इस बड़े से समूह को एक साथ कैसे लाया जाए, इतने सारे विचारों को एक दिशा कैसे दी जाए। इसके लिए जरूरत थी एक कैप्टन की, एक ऐसे लीडर की जो इस विशाल जहाज को सही रास्ते पर ले जा सके। और यहीं से शुरू होती है अध्यक्ष की भूमिका। तो इतने बड़े काम को आसान बनाने के लिए एक छोटी लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी बनाई गई। इसका नाम था प्रारूप समिति, या जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। असल में इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी संविधान का पहला ड्राफ्ट, मतलब उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने की। और अब सवाल आता है कि इस सबसे जरूरी कमेटी की कमान किसके हाथ में दी गई? वो नाम था डॉक्टर B.R. अंबेडकर का, जो उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक थे, कानून और अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े ज्ञाता। पर फिर वही सवाल, सैकड़ों एक्सपर्ट्स में से वही क्यों? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वजह सिर्फ उनका किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि उनकी असाधारण एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और उनकी गहरी राजनीतिक समझ थी। वो इस कला में माहिर थे कि अलग अलग सोच वाले लोगों से भी काम कैसे निकलवाना है, सबको एक साथ कैसे लाना है। तो ठीक है, वो अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्होंने असल में किया क्या? उनका योगदान सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने तक नहीं था, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि उनका असली काम क्या था। देखिए, उनका रोल मल्टी लेयर्ड था। सबसे पहले तो सभा में जो घंटों तक लंबी लंबी जटिल बहसें होती थीं, उनको राह दिखाना, उनका नेतृत्व करना। दूसरा, वो सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि अपने भी बहुत ठोस तर्क सबके सामने रखते थे। और शायद सबसे मुश्किल काम था, जो अलग अलग कमेटियों से सुझाव आते थे, उन सबको मिलाकर एक सिंगल सुसंगत दस्तावेज तैयार करना। और ये काम उनकी कमेटी ने, और खासकर उन्होंने, बड़ी खूबी से किया। और उनके काम का सबसे बड़ा सबूत
जानते हैं किसने दिया? उन्हीं की कमेटी के एक साथी सदस्य ने। नाम था टी कृष्णामाचारी। उन्होंने भरी सभा में कहा था कि संविधान लिखने का जो पहाड़ जैसा काम था ना, उसका ज्यादातर बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कंधों पर उठाया था। सोचिए, ये बात कोई बाहर वाला नहीं कह रहा, बल्कि कोई ऐसा कह रहा है जो हर रोज उनके साथ काम कर रहा था। उनके असर का एक उदाहरण तो हमें काम की बिल्कुल शुरुआत में ही देखने को मिल गया था। हुआ ये कि जब नेहरू जी ने संविधान के लक्ष्यों का प्रस्ताव रखा, तो डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही जरूरी बात उठाई। उन्होंने कहा कि रुकिए, मुस्लिम लीग के लोग तो अभी यहाँ हैं नहीं, उनके बिना इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। उनकी बस इस एक बात ने ना पूरी बहस का रुख ही बदल दिया, और कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों को लगा कि हाँ, बात तो सही है, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद, सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद, अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिर क्यों सिर्फ उन्हें ही शिल्पकार का दर्जा मिला? जवाब अब साफ है। उन्हें शिल्पकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस सबसे जरूरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया। क्योंकि उन्होंने देश की सबसे मुश्किल बहसों को एक दिशा दी। क्योंकि उन्होंने हजारों अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ा। क्योंकि उनकी कानूनी और प्रशासनिक समझ के बिना यह काम मुमकिन ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने इस काम का सबसे ज्यादा भार खुद उठाया। तो आखिर में बात यह है कि हाँ, बिल्कुल, संविधान बनाना एक टीम एफर्ट था। सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी थी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो नेतृत्व था, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन थी, वो इस पूरी इमारत की नींव थी। वो सिर्फ एक सदस्य नहीं थे, वो सच में एक गाइड थे, एक आर्किटेक्ट थे। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का इरादा, उसकी मेहनत एक पूरे देश का मुकद्दर तय कर सकती है। ये सोचने वाली बात है ना कि एक अकेले इंसान का असर कितना गहरा हो सकता है।